नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ कि जिसमें आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का और पॉलिटिशियन का कैसे नेक्सस होता है। क्या सच में बॉलीवुड में एक कहीं माफिया का एक वॉइड अभी भी बना हुआ है, या फिर इसमें ऐसा भी है क्या जो अभी न्यूज़ चल रही है कि जैसे कनाडा ने इंडिया के ऊपर अभी ब्लेम किया है कि इंडिया जो है रॉ के एजेंट यूज़ कर रही है वहाँ पे खालिस्तानियों को मारने के लिए। तो कुछ ऐसे विषयों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कहानियाँ हैं वो मतलब इंटरकनेक्टेड है, तो उसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉपिक मैं अभी समझाऊंगा, जो बताऊंगा, तो उसके जो इंटरलिंकेज बहुत ज़्यादा है। तो बेहद इसको ध्यान से सुनिएगा, होपफुली आपको समझ आएगा। और जो भी इसमें से मैंने समझा है, रिसर्च किया है, वो यूट्यूब चैनल और यूट्यूब और गूगल से किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ जानना है कि ये बॉलीवुड में कैसे आया, तो हम उसका कुछ ऐसा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि कहानी बहुत लंबी होती है, कहानी मल्टीपल कहानीज होती है। बट हमें बस अपने टॉपिक को कंक्लूड करना है, तो हम वही कैरेक्टर लेके आएंगे जो आपको समझने में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था, वो सारे टॉपिक इसमें है। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे और जो सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे जो एक दूसरे इंटरलिंक है, और हमारा कंक्लूजन कैसे बेटर हो सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक मतलब मुंबई में दो भाई रहते थे, जिसका नाम था अहमद मंसूरी और दूसरे का नाम था मोहम्मद फ़ारूक। तो जो मोहम्मद फ़ारूक था, उसके बचपन से बाल नहीं थे, तो जनरली उसको लोग टकला बोलते, तो फ़ारूक टकला उसका नाम पड़ गया। उसका जो भाई था उसका नाम था अहमद मंसूर, और अहमद मंसूर जो था वो लंगड़ा था। जनरली लोग बोलते हैं कि जो अहमद मंसूर था वो पोलियो का शिकार था, बट और कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसको किसी ने मारा था, इसलिए उसका पैर टूट गया था। ये दोनों भाई थे। तो इसमें क्या होता है, जब दोनों भाई उतने ज़्यादा मतलब रिच नहीं थे, वो गरीब मतलब बोल सकते हो आप, लेकिन जो मोहम्मद फ़ारूकी था वो वहाँ पे मुंबई में यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ काम किया करता था। लेकिन उसका एक दोस्त था जो दुबई में रहता था, और दुबई में जब वो रहता था तो उसने मोहम्मद फ़ारूकी को बताया कि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ख़राब लाइफ है, लेकिन दुबई की लाइफ इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड वाली लाइफ होगी, और आपके लिए जो बेसिक लिविंग एंटिटीज़ है वो सारी अवेलेबल है वहाँ पे चीपर कॉस्ट में। मतलब इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया गया था उसके दो फ्रेंड्स के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ, तो वो जो था फ़ारूक टकला, तो फ़ारूक टकला दुबई चला जाता है। लेकिन दुबई जाने के बाद उसको ये समझ में आता है कि वहाँ जो भी चीज़ हो रही वो उसका सोचने के विपरीत था। तो इससे क्या होता है कि उसने फिर वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू किया फ़ारूक टकला ने। तो जब वो दुबई में टैक्सी चलाने लगा और देखा कि वहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली है, और उसका जो सोच के आया था वो मुंबई से, वो यहाँ पे उसका पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जनरली लेकिन वो माइंड से बहुत तेज था शुरू से। तो उसने एक चीज़ सोचा कि चलो टैक्सी चला रहे, तो यहाँ पे वो कुछ चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ लोग हैं एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, डेली उनका आना जाना रहता है। तो शायद वो इमिग्रेशन वाले होंगे। तो उससे क्या हुआ, जो फ़ारूक टकला था उसने उन लोग से दोस्ती बनाई और उसको ये कन्विंस किया कि आप अगर डेली आते तो हम आपको लेने छोड़ने का पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। इससे क्या हुआ, उसके रेगुलर कस्टमर बन गए वहाँ पे टैक्सी के। तो जिससे क्या हुआ, उसका जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो शायद अच्छा हो रहा था इस बेसिस से। तो इमिग्रेशन वाले ही थे वो लोग जो दुबई एयरपोर्ट में काम करते थे। तो इससे क्या हुआ, उन लोग की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो इसके थ्रू क्या हुआ, जो दाऊद इब्राहिम था वो उस टाइम दुबई में था, तो उसकी नज़र पड़ती है फ़ारूक टकला पे। तो उसको ये समझ में आता है कि इसकी जो दोस्ती है इमिग्रेशन वालों से अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि इसने इसको अप्रोच किया, दाऊद इब्राहिम ने फ़ारूक टकला को, और इसको कहा कि विन विन सिचुएशन होगी अगर आप हमारे लिए काम करें। तो ये ऑब्वियसली बात, इसको पैसे की ज़रूरत थी। जब इसको पैसे की ज़रूरत थी तो इसने इसके साथ हामी भर दी, और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। तो फिर उसने, इससे क्या हुआ दाऊद इब्राहिम का, कि इसको पूरा एक्सेस मिल गया, किसका, इमिग्रेशन का। तो इसके थ्रू क्या हुआ, जो कर्नाटक, मुंबई और भी ऑल इंडिया के जो बॉयज़ थे, लड़के थे, उनको वहाँ पे इमिग्रेशन के थ्रू उसको यहाँ पे दुबई बुला लिया। तो इससे क्या हुआ, इसके अच्छा खासा कंट्रोल आ गया था दाऊद इब्राहिम का इमिग्रेशन वालों पे, क्योंकि उसको पूरा डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था फ़ारूक के द्वारा। तो इससे हमको ये चीज़ समझ में आई कि दाऊद इब्राहिम कैसे लोगों को, इंडिया के लोगों को वहाँ पे बुला रहा था। लेकिन जब हम बात करेंगे, फिर जब उसको तो ये समझ में आ गया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब इसको अपना पता चला कि इसका भाई भी वहाँ रहता है मुंबई में, अहमद लंगड़ा।
तो इसने उससे अप्रोच किया कि इसको बुलाओ तुम वहाँ पर दुबई पे, हम इसको कुछ और काम देंगे। तो आपको पता है जो भी प्रॉपर्टीज़ के काम थे मुंबई पे वो छोटा छोटा शकील करता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो अहमद लंगड़ा था उसको समझाया गया दुबई बुला के कि आपको मुंबई जाना है और छोटा शकील के अंडर काम करना है। तो ये फिर मुंबई चला गया और छोटा शकील के अंदर काम करने लगा। तो मतलब इन दोनों का अच्छा पकड़ बन गया और ये लोग रियल इस्टेट पे बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिए थे साउथ मुंबई में, ऐसा बोलते हैं वो। फिर इसके बाद क्या होता है कि एक और इस कहानी इसमें सामने आती है कि जो बाबा सिद्दीकी के वो बांद्रा के एमएलए थे, बट 1980s में क्या था वो इमर्जिंग पॉलिटिशियन थे, मतलब उनका उतना नाम नहीं था, वो पूरा इमर्ज कर रहे थे। बट इनका क्या था कि जब 2000 आते आते इनका जो एक रुतबा था एज ए पॉलिटिक्स, क्योंकि फिर वो मैं एम पी मतलब वो राज्य मंत्री भी रह चुके थे, वो मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो इससे उनका दबदबा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ थी मुंबई की जो मेन एरिया था बांद्रा जुहू ये सब, तो इस पर इनका अच्छा कंट्रोल था। लेकिन इनका जो एक क्लोज टाई था जिसका नाम था बिलाल भाई, वो बाबा सिद्दीकी के बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज थे। तो यही दोनों जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बांद्रा वगैरह इस एरिया में बेचना पड़ते, तो इनके बिना कोई काम नहीं होता इन दोनों का, है ना। तो इससे क्या हुआ, जो साउथ मुंबई में जब छोटा शकील जो रियल इस्टेट का काम देखता था, तो इसको एक फ्रस्ट्रेशन हुआ और ये चाहता था कि इन दोनों का जो होल्ड है बांद्रा रीजन पे रियल इस्टेट को लेके इसको ब्रेक करना चाह रहा था, है ना। और इसने जो अहमद लंगड़ा और ये दोनों मतलब इनको समझाया डराया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो अहमद लंगड़ा और इसको ऑफिस गया इसके बाबा सिद्दीकी के, तो इसने इग्नोर कर दिया और डराया धमकाया, तो इसने एक बाबा सिद्दीकी ने इग्नोर कर दिया। बट 2 दिन बाद छोटा शकील का इसको फ़ोन आता है बाबा सिद्दीकी को, तो उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेन की थी। बट इसके थोड़े दिन पहले क्या इंसिडेंट हुआ था, कुछ टाइम पहले, कि 2013 में जो एक बाबा सिद्दीकी जो थे उनने मतलब चाहा और बिलाल भाई ने कि हम लोग हिल हिल रोड बांद्रा में एक वहाँ पे मतलब एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करेंगे। लेकिन जब इन लोग की बैकिंग वहाँ थी, लेकिन इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए था, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी जो वहाँ पे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो बहुत बड़े पैसे वाले थे वहाँ पे, उनका नाम था शाम शहीद। तो उनने इन दोनों का टाई अप हो गया, बिलाल भाई और आपका ये बाबा सिद्दीकी का। तो इन लोगों का टाई अप हुआ और इसने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पर, जिससे हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर डेवलप होगी। बट ये चीज़ जब इसको पता चली कि शकील और छोटा शकील को, तो इससे क्या हुआ, इसका जो छोटा शकील और अहमद मंसूरी जो अहमद लंगड़ा था उसको पता चली, तो इन दोनों को एक चीज़ सी फील हुई कि जो शाम शहीद है हमारा आदमी है। तो इन दोनों ने उसको धमकाया शाम शहीद को और बोला कि तुम उसके साथ कैसे टाइप कर सकते हो। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, शाम शहीद ने इनसे जो बाबा सिद्दीकी लोग से कॉन्टैक्ट ब्रेक कर लिया। बट बाबा सिद्दीकी को ये चीज़ पसंद नहीं आई और इसने इसको फोर्स किया शाम शहीद को कि तुम कैसे करते हो, जो हमारा टाई अप है, लीगल एग्रीमेंट है, कैसे कर सकते हो। लेकिन जब बाबा सिद्दीकी नहीं माना तो छोटा शकील ने तब धमकी दी थी इसको अहमद लंगड़ा के थ्रू। बट जब अहमद लंगड़ा ने उसको धमकी दी थी तब वो उसने इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब 2 दिन में छोटे शकील का फ़ोन आता है तो इसने पुलिस कंप्लेन की थी। तो इसके बाद क्या होता है, जो अहमद लंगड़ा और शाम शहीद को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि इसने कंप्लेन की थी कि शाम शहीद हमें डरा रहा है छोटा शकील से कह के। तो इससे क्या हुआ ना, छोटा शकील बाबा सिद्दीकी की जो दुश्मनी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए बिल्कुल दोनों एक दूसरे के एनिमी हो चुके थे, है ना। ये मेन आपको ये इसका जो एक बैकग्राउंड था थोड़ा सा ये मैंने बताया। आगे आगे का जो दूसरा किस्सा मैं आपको तीसरा किस्सा जो सुनाने जा रहा हूँ वो बड़ा ध्यान से सुन रहा, कि जो वारली बंदरा जूहू है वो एक बहुत पॉश एरिया वहाँ पर, ठीक ना। लेकिन उसमें क्या था कि जो एरिया था वहाँ का जो बांद्रा वो हाजी इसके कब्जे में था, बाबा सिद्दीकी के, है ना। तो ये पूरा डीलिंग वहीं से करता। तो बांद्रा में जितने बॉलीवुड स्टार है सब लोग वहीं रहते थे। वारली बंदर जो एक लाइन से लगे हुए एरिया है, ठीक ना। तो जो मेन पॉश एरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब लोग रहते थे। लेकिन मैं आपको एक जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि 1960 के टाइम पे एक माफिया था जिसका नाम था हाजी मस्तान। वो क्या था कि उसका जो नेक्सस था बॉलीवुड के साथ, जैसे राज कपूर के साथ हो गया, दिलीप कुमार के साथ, तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग उसका रिलेशन था इन लोगों के साथ। तो इसमें आपको ये बात समझनी है कि क्या हुआ, हाजी मस्तान की जो गर्लफ्रेंड थी माशुका थी, तो उसने उसका क्या किया, वो बॉलीवुड में उसको एंट्री दिलाना चाह रहा था। तो इससे क्या हुआ ना, उसको
बॉलीवुड के क्लोज आने का मौका मिला। तो जिससे क्या हुआ, दिलीप कुमार और ये जो राज कपूर जितने लोग थे, या देख सकते हैं आप इनकी जो फ़ोटोज़ है हाजी मस्तानी की, वो नेट पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट जो मेन रीज़न यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कैसे बॉलीवुड और माफिया का इंटरकनेक्शन होता है। क्या होता है, जो मूवीज़ वगैरह बनती है तो वो लीगल मनी से नहीं बनती है, वो इलीगल मनी को लीगल किया जाता है मूवीज़ में इन्वेस्ट करके। तो बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, अगर माफिया का सपोर्ट मिल जाएगा तो जितनी भी इनकी जो बॉलीवुड में चलने की बात है तो इनके अकॉर्डिंग ही काम होगा, इनका कंट्रोल रहेगा चीज़ों पे। तो हमेशा से रहा है, हर दशक में रहा है। तो जो भी कुछ हीरो है, कुछ हीरोज़, उनका माफिया पे अच्छा खासा उनके साथ कांटेक्ट रहा है। तो जिससे क्या होता है ना, उनका हमेशा दबदबा रहा है और काम उनका होता रहा है, उनके अकॉर्डिंग ही बॉलीवुड में काम चला, किसको कब मूवी देना, किसको नहीं देना, कब रिलीज़ होनी है ना, ये इनका अलग अच्छा नेक्सस बन जाता है। तो माफिया को बॉलीवुड की भी ज़रूरत इसलिए होती है, माफिया लोगों को, कि इन लोगों को बॉलीवुड को अपने इशारों पे नचा सके। जब इनको ज़रूरत हो तब इनको बुला ले। इनके मतलब माफिया जो लोग हैं वहाँ पर हमेशा बॉलीवुड के जो स्टार्स रहे हैं, वो इनके यहाँ पे डांस वगैरह जो भी चीज़ इनको रहा है, वो उनका पेशा वो किए हैं। तो इन लोगों का जो नेक्सस है वो हमेशा बना है, क्योंकि इलीगल मनी को लीगल कन्वर्ट कराने का यही एक ज़रिया रहा है ना बॉलीवुड में। तो लेकिन इसमें जब हाजी मस्तान का जब दौर ख़त्म होता है तो एक नया दौर स्टार्ट होता है दाऊद इब्राहिम का। तो इसमें उसमें क्या होता है कि जो दाऊद इब्राहिम के जो ऐसे क्लोज टाइज है, सब माना जाता है कि संजय दत्त और आपके जो सलमान खान है, इन लोगों का अच्छा कनेक्शन रहा है दाऊद के साथ, ऐसा बोलते हैं लोग। बट जैसे कि मैंने बताया कि जो दाऊद इब्राहिम था, उसको बॉलीवुड में भी वो नेक्सस उसने क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ, वो अपनी लीगल मनी को लीगल कर पाए। ये तो चल रहा था बॉलीवुड और इसमें। बट बॉलीवुड और इनको जो एक बॉलीवुड और माफिया को जो आप एक नेक्सस जो क्रिएट होता है, वो पॉलिटिशियन करते हैं। बट पॉलिटिशियन नहीं करवाते, वो अपने एजेंट के थ्रू ये चीज़ करवाते हैं। लेकिन पूरा इनका जो हाथ रहता है वो मेनली पॉलिटिशियंस का रहता है। तो इसमें क्या हुआ, जो जब दाऊद इब्राहिम, जब इन लोग का कनेक्शन था वो बॉलीवुड में और पूरा कंट्रोल था बॉलीवुड के ऊपर, कौन सी मूवी कब रिलीज़ होनी है, तो कुछ लोग, कुछ हीरोज़ का हमेशा दबदबा रहा है, जैसे सलमान खान का बोलते हैं। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब दाऊद इब्राहिम जब दुबई में रहा, तब उसका बॉलीवुड में ज़्यादा कंट्रोल था। जब वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया, तब पाकिस्तान में जब दाऊद इब्राहिम शिफ्ट हुआ, तो उसमें हमें ये समझ में आया कि दाऊद इब्राहिम का जो कंट्रोल है बॉलीवुड से, वो ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे। वो इसलिए ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो कर रहा है। सपोज़ वो ड्रग्स में, बैटिंग में, इन सब में वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि जो बॉलीवुड का जो कंट्रोल है उससे उसके यहाँ से निकलता जा रहा है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, एक बॉलीवुड में एक वॉइड फिल हो गया। वॉइड फिल हो जाने का मतलब क्या है कि हमेशा बॉलीवुड और इन लोगों का हमेशा नेक्सस रहा है। और जब नेक्सस रहा है बॉलीवुड माफियाज़ का, तो हमेशा चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही काम होती थी, माफियाज़ के अकॉर्डिंग। बट ये वॉइड दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान जाने के बाद थोड़ा सा अनकंट्रोल हो गया सिचुएशन यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वॉइड आया है। वॉइड मतलब कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया माफिया और बॉलीवुड के बीच में। तो यहाँ पे कुछ इमर्जिंग लीडर, इमर्जिंग डॉन, जैसे लॉरेंस बिश्नोई, हम सलमान खान को धमकी दे रहा है मानने के लिए, जनरली वो वॉइड फिल करना चाह रहा है वहाँ पर। वो वाइट फिल इसलिए फिल होगा क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं बॉलीवुड में आ गई तो मेरे को पूरा कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इनके पास पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मेन। और क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पे कब्जा कर लेगा तो वो दाऊद बनना ही चाह रहा है, ऐसा न्यूज़ में चल रहा है, ऐसा NIA की रिपोर्ट भी कहती है ना। तो ये इमर्जिंग डॉन जो भी है, अभी तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम चला है, लेकिन जनरली लोग बॉलीवुड में कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन दाऊद के बाद वो जो वैक्यूम है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, इसलिए लोग लगे हुए हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को धमकी देने के लिए। अगर इनको धमकी देंगे तो इनके जो छोटे मोटे एक्टर हैं वो हमसे डरेंगे, और जो भी एक्सटॉर्शन मनी है जो भी, वो उनके पास पहुँचता रहेगा। इसलिए बड़े जो उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग हैं बॉलीवुड में, उनको डराना बेहद ज़रूरी है। तो ये आपको ये वाली स्टोरी। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। ये सब जो भी मैं थोड़ी थोड़ी कहानी बता रहा हूँ वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कि कैसे नेक्सस वर्क करता है। तो अब मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि मुंबई में 3 प्रॉपर्टीज़ थी, जिसका नाम था राबिया मेंशन और सी वी ओ अपार्टमेंट एंड मरियम लॉज। इसमें क्या होता था, इलीगल मनी को कन्वर्ट करते थे मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, और लीगली मतलब मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे होती थी, ऐसा मानते हैं, ठीक ना, ऐसा बोलते थे वो लोग। और मनी लॉन्ड्रिंग इस जगह होती थी, लेकिन इससे क्या होता है ना कि दाऊद इसी मनी लॉन्ड्रिंग से दाऊद के लड़कों को बाहर भेजते थे, ठीक ना। इसलिए फिर क्या हुआ, यहाँ पे बताया जो 3 कंपनीज थी, वहाँ रिंकू देश पांडे के नाम से यहाँ पे मतलब एक टेनेंट था वहाँ पे, बट वैसा कोई टेनेंट था नहीं, बट वो वहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे, है ना, उनके
एफिडेविट में कि यहाँ पे रिंकू देशपांडे नाम का कोई है जो इन 3 प्रॉपर्टीज़ में रह रहा है, जो एक टेनेंट है और डे टू डे मतलब मंथली वो रेंट पे कर देता है, ठीक ना। बट एक जो यूज़ हो रही थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सब बिल्डिंग्स यूज़ हो रही थी, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, बट इस जो मतलब इसका जो ओनर था, जो कंपनीज मतलब चलाता था, है ना, मेनली मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंपनी जो चलाता था वो चलाता था इकबाल मिर्ची, जो कि क्लोज टाई था दाऊद इब्राहिम का, है ना। जो इकबाल मिर्ची था वो लंदन में रहता था। वो क्या करता है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसे लंदन आते थे, लंदन से पैसे अमेरिका जाते थे, डॉलर में कन्वर्ट होते थे। जब मनी जो डॉलर में कन्वर्ट होता था, फिर जो दाऊद इब्राहिम था वो अपने वेरियस बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करता था। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा था, ये सब हो रहा था जो मैंने 3 आपको अपार्टमेंट बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ हो रही थी। तो लेकिन इसका जो कसिनो का सबसे बड़ा बिजनेस है जो दाऊद इब्राहिम को जो काठमांडू में था, ये सबसे बड़ा बिजनेस था। लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल उसके बिजनेसेस है पूरे, तो यहाँ पर उसका मनी जाता था। लेकिन अभी फिर आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा मैं, ये सब उसके मनी नेक्सेस इसकी द्वारा जाता था। और आपको समझना है कि दाऊद की मनी जो है वो कैसे इसको इलीगल वे को लीगल में कन्वर्ट करता था डॉलर में, है ना, जब वो अमेरिका पहुंचता था तो। लेकिन एक चीज़ और इसमें सामने आती है कि ये चीज़ कैसे हो रही थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग बहुत अलग अलग कंपनी बनाए हुए थे, उसके थ्रू ये सब चीज़ें हो रही थी। तो एक सन ब्लिंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जिसके जो मालिक है वो रंजीत बिंद्रा है, जिसका क्लोज टाई था बाबा सिद्दीकी के साथ, है ना, जो कि ओनर थे। बट ये सब जो बताए, जो ओनर थे, जो 3 प्रॉपर्टीज़ के ओनर थे, ऐसा ये रंजीत बिंद्रा थे, ठीक ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसके जो डायरेक्टर थे वो थे सनी भतीजा, जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट रखते थे राकेश सारंग के साथ, जो कि बहुत अच्छा पॉलिटिक्स नेक्सस क्रिएट करते थे। सारंग साहब जो भी थे, राकेश सारंग, है ना, वो एक नेक्सस क्रिएट करते थे। जो भी महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस थे जो बड़े बड़े थे, इन्हीं के थ्रू जो भी नेक्सस क्रिएट होता था, तो वहीं से। और जो मैंने सन बिलिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताया था, उसका जो मालिक थे जैसे रंजीत बिंद्रा, जिसका क्लोज टाई था बांद्रा बाबा सिद्दीकी के साथ, है ना। और फिर उसके बाद ये पता चलता है बाद में कि ये जो रंजीत बिंद्रा थे वो ओनर थे जो 3 प्रॉपर्टी थी, रबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू पॉइंट। मतलब जो नेक्सस क्रिएट होता है, कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे लीगल मनी लीगली कन्वर्ट हो रही है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ये एक पूरा नेक्सस बना हुआ है ना। ये पूरा नेक्सस था। और इसमें जो मेन जो नेक्सस इसको क्रिएट कर रहे थे, जो एक दूसरे से मतलब रिलेशन बना के चल रहे थे, जिसके थ्रू ये सब चीज़ें हो रही थी, राकेश सारंग उनका नाम है। जनरली वो बहुत उनका रिलेशन जो रहा है पॉलिटिशियन वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये पूरा जो एक ओवरव्यू है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ये चीज़ तो कैसे नेक्सस वर्क किया वो है। लेकिन अब जो मेन बात है, जो पूरी टॉपिक का एक कंक्लूजन है, वो ये है कि जो अब इसको जो कंक्लूजन मैं बताऊंगा उसका सिंपल सा ये है कि जो यूएस है और यूएसएसआर है, वो जब 1945 के बाद जब कोल्ड वॉर पीरियड स्टार्ट होता है, तो यूएस का अच्छा खासा वहाँ पे पूरे वर्ल्ड पे अच्छा खासा कंट्रोल होते जा रहा था 1950-55 में। पर 60s में आते आते कम्युनिस्ट जो रिजीम थी क्यूबा में, जो कि यूएस के नीचे है, सदर्न बॉर्डर पर है क्यूबा, वहाँ पे। और यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, यूएसएसआर जो था वो कम्युनिज्म ब्लॉक था। बट जो यूएसएसआर के नीचे जो क्यूबा था, वो उसमें जो कम्युनिस्ट लीडर था, जो यंग कम्युनिस्ट लीडर था, जिसको यूएसएसआर की हेल्प से वहाँ पे बनाया गया था, उसका नाम था फिडेल कैस्ट्रो। और जो फिडेल कैस्ट्रो जो था वो यंग कम्युनिस्ट लीडर था वहाँ का। इससे क्या हुआ, यूएसए जो था उसको एक फियर हुआ कि कोई कम्युनिस्ट लीडर कहाँ कैसे बाजू में रह सकता है और कैसे हम पे वॉच कर सकता है और कैसे हमारी एक्टिविटीज़ को यूएसएसआर को पहुंचा सकता है। तो ये यूएसए तो जो सिया थी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनकी खुफिया एजेंसी जो यूएसए की थी, वो चाहते तो उसको मारना चाह रहे थे वो लोग। बट वो चाहते तो मार सकते थे, बट अगर वो मारते उसको तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता और दुनिया को पता चलता कि यूएस ने CIA ने मरवाया है। बट उन लोग ने ऐसा नहीं किया। उन लोग ने क्या किया, एक जो जियान कानू था, कैसे माफिया को यूज़ किया वहाँ पे मारने के लिए, जिससे क्या वो दुनिया को पता चला कि ऐसी चीज़ भी हो रही है ना। कि आप डायरेक्टली नहीं मार सकते लेकिन इनडायरेक्टली मरवा सकते हैं। उनको फंड प्रोवाइड करा के, उनको नेटवर्क क्रिएट करके, उनको जो भी शूटर्स है उनको बढ़ा के, उनका इन्हांस बढ़ा के, उनका जो क्राइटेरिया रहता है, जो भी उनकी चीज़ रहती है कैसे उसको किल करना है, तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं।
तो इससे क्या होगा, जो जियान खान होता शिकागो का और जॉन रोसली था लास वेगास का, इन दोनों का यूज़ किया। ये तो बहुत बड़े माफियाज थे यूएस के। तो इन लोग को सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ने जेल में किया। जेल के बाद इन लोगों को पूरा फंड किया, उनके नेटवर्क को बढ़ाया, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी उसको बनाया, उसकी रीच जो थी उसके रीच तक वहाँ पर पहुँचे, और उसकी जो शूटर्स थे उनको भी बढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको फंड किया कि उसको मारना है। किसको? फिडेल कैस्ट्रो को, जो कम्युनिस्ट लीडर है कहाँ का, क्यूबा का, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, जो यूएस को पसंद नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक का बहुत कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक ना। तो इससे क्या हुआ, इनको फंडिंग दी गई। तो जो फिडेल कैस्ट्रो था उसको मारने की पूरी प्लानिंग की, उसको असिसिनेशन करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। उसके बाद उसको वहाँ पे उसको खाने में पॉइजन दिया, तो वो भी नहीं हो पाया। तो इससे ये समझ में आया दुनिया के सामने कि जो प्रोजेक्ट जॉन, इसको बोलते प्रोजेक्ट जॉन, दुनिया को पता चला कि कैसे यूएस ने इस चीज़ को करने की कोशिश की थी। और प्रोजेक्ट जॉन जो है वो एक केस स्टडी बन गया, जॉन के नाम से, जॉन रोसली के नाम से लेके, जो माफियाज था, कि कैसे माफिया जो है देश के लिए यूज़ हो सकते हैं, है ना। वैसे ही अभी अब मैं जिसका कंक्लूड करूँगा इसका, कि कैसे इंडिया में अभी जो न्यूज़ चल रही थी, लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक मतलब ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है लॉरेंस बिश्नोई का यूज़ कर रही है कि इंडिया के जो भी अगेंस्ट में बोलता है, अगेंस्ट में बातें करता है, उसको मारने के लिए यूज़ कर रही है ना। जैसे कि अभी जस्टिन ट्रूडो ने ये बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई ही ऐसा कुछ कर रहा है ना। तो ये जो केस स्टडी उस टाइम की थी वो हमेशा से एप्लीकेबल रही है लोगों पे, कि कैसे आपका जो टेररिस्ट है, माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आपके देश के लिए किसी और को मरवा सकता है जो आपके अगेंस्ट में हो। तो ऐसी लॉरेंस बिश्नोई का केस चल रहा है अभी कि वो रॉक एजेंट है, कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ें आ रही है। बट अभी तक एक क्रेडिबल प्रूफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी हो रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई के थ्रू हो रहा है, और वही एक नेक्सस क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये बात भी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से पता चली कि जो वॉइड फिल हुआ है, अभी वैक्यूम क्रिएट हुआ है दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद, जो 10-15 साल से नहीं हुआ बॉलीवुड में, कि किसी माफिया का कंट्रोल हो रहा है, तो वो नेक्सस दोबारा क्रिएट करना चाह रहा है। तो इसके थ्रू वो सलमान खान को धमकी दे रहा है, दूसरे एक्टर को धमकी दे रहा है। तो ये सब इसका पूरा कंक्लूजन है। लेकिन अभी तक कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है कि जो भी चीज़ हो रही है वो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसे नेक्सस क्रिएट होता है, यही आज के टॉपिक का कंक्लूजन था। ये बस एक इंटरकनेक्टेड पॉइंट थे, जो कुछ कहानी थी जो मैंने सुनाई आपको। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।